1 के साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो और मेरे साथ सॉल्व करो। A particle is moving such that its position coordinate x, y, 2, 3 at t equal to 0 and 6, 7 at t equal to 2। मतलब 2,3 पे बैठा हुआ था जब 0 टाइम था, शुरुआत हुई थी, और 2 सेकंड के बाद वो 6,7 पे बैठ गया जाके। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 विल बी। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? कोई बताएगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? जी आपको पता है? तुम्हें सच में नहीं पता क्या? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? आंसर कितना है बताओ? इतना सारा टाइम ऐसे तो नहीं है सब फ्रीज हो गया है? नहीं सब ठीक है, अभी मैसेज आ रहा है। तो बताएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर वो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो दोनों पॉइंट के अपने अपने पोजीशन वेक्टर होते हैं। जैसे कि ये मैंने x और y कोऑर्डिनेट बना के दिखाया, ये x और ये y है। पहले पार्टिकल a पॉइंट पे था, फिर पार्टिकल b पॉइंट पे चला गया, तो a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ऐसे ही b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। गुड इवनिंग बच्चे। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करा जाता है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ये होगा 6i कैप प्लस 7j कैप, और इनिशियल कितना होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। ये तो पता ही होगा सबको। फिर 6i में से 2i माइनस कर दो तो 4i बचेगा, और 7j में से 3j माइनस कर दो तो 4j बचेगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या बोलते हो? ठीक है बच्चा, आसान है ये तो? हाँ सर बिल्कुल आसान है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सबट्रैक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट इज 1,2 एट t इक्वल टू 0, 3,4 एट t इक्वल टू 2 एंड 5,6 एट t इक्वल टू 4। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और आराम से हो जाएंगे आपसे। द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 तक एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें, ट्राई करो। सब लोग करते हैं ना क्वेश्चंस? मतलब कैसे करते हो? जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो करना शुरू कर देते हो ना, या वेट करते हो कि देखते हैं कोई तो बता ही देगा? कैसे करते हो? ट्राई करते हो ना सब लोग? पक्का पक्का सबको ट्राई करना है, देखना है कि मतलब कितने सही आंसर आप दे पाते हो। इससे पता चल जाता है ना कि बाकी लोग जल्दी बता पा रहे हैं या हम जल्दी बता पा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपने बोला, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 to 4 तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब सब कुछ वेक्टर में दिखाई दे रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। t इक्वल टू 4 है यहाँ, ये 5,6 मतलब फाइनल पोजीशन है आपकी 5i कैप प्लस 6j कैप। आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, काफी पतला सा हो रखा है ये मार्कर, थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ये होएगा 5i कैप प्लस 6j कैप, ये फाइनल हो गया। और इनिशियल कितना है आपका? 1,2 मतलब i कैप प्लस 2j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 4i कैप प्लस 4j कैप। और हमें वेलोसिटी बताना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइम 0 to 4 सेकेंड होता है। तो आंसर विल बी 1i कैप प्लस 1j कैप। ठीक है, सबका आ रहा है? यस सर। बच्चों वाले क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन मत किया करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अभी करके आए हैं, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2। तो इसमें क्या करना है? अभी हमने जैसे 0 से 4 सॉल्व किया था, 2 वाले को तो हमने कुछ करा ही नहीं ना। तो अगर 2 वाले को सॉल्व करना है तो फिर 2 से 0 वाला सॉल्व कर लेंगे, सेम टू सेम जो भी आंसर आएगा आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। आपको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन दे रखे हैं, u नॉट आई कैप प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। देखो इस इक्वेशन को देख के घबरा मत जाना कि सर ये ओमेगा ओमेगा हाय क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से सोचो, इजी क्वेश्चन है। द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज। ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? जब भी आपसे किसी की ट्रेजेक्ट्री पूछी जाए, या तो शेप होगा आंसर में, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब होगा, या फिर कोई इक्वेशन दी जाएगी। अब इक्वेशन हमेशा x और y के बीच में दी जाती है,
जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो x और y के बीच का रिलेशन बताती है, ऐसे ही आपको x और y के बीच का रिलेशन बताना है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एलिमिनेट करनी है? तो आंसर में अगर आप ध्यान से देखें कहीं पे आपको टाइम नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपको टाइम को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से और x और y को आपस में कंबाइन करना है। सोचो और बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बताएगा आज। एक मिनट है आपके पास। कितने लोग आ चुके हैं जरा देखें एक बार। ओके, सुबह जितने आ चुके हैं, क्या बात है, मोटिवेशन बरकरार है, वेल डन। जो लोग भी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उन लोगों का इंप्रूवमेंट आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा खुद ब खुद। बस कंसिस्टेंट रहिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहो, चीजें पॉजिटिव जाएंगी बहुत। हाँ जी, कोई समझ पा रहा है क्या कर सकते हैं? किसी के दिमाग में कोई तरीका चल रहा है? एक्स और वाई का इक्वेशन लिख देंगे तो शायद काम बन जाए, बट एक्स इक्वेशन लिखेंगे कैसे? बट ओके, उसके बाद उसका आगे सॉल्व करेंगे। देखो यार, हमें वेलोसिटी दिया है x मतलब i कैप और y मतलब j कैप में। तो अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मतलब vx कितना है, आपने कहा u नॉट। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, आपने कहा ओमेगा a cos ओमेगा t, है ना। बट आपको तो वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, x और y। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे कैसे जाया जाता है? जितना मुझे आता है तो इंटीग्रेशन करा पड़े, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। तो v को आप इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, याद रखिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो x आ जाएगा और u नॉट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो u नॉट इंटू टी आ जाएगा, है ना। किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो आपने इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके सर, ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी वाई से वेलोसिटी ऑफ वाई से डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, ओमेगा ए तो एज इट इज कांस्टेंट है। कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे? जितना मुझे पता है साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। जो टी के साथ मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेशन में, उसे डिवाइड कर देते हैं, पता है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y इज इक्वल टू आया a साइन ओमेगा टी। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? यस और नो? प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या कर सकते हैं, आपने कहा y के साथ t है, x के साथ भी t है, तो x वाली इक्वेशन से t निकाल के y वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा, t का वैल्यू कितना आएगा? x बाई यू नॉट, तो x बाय यू नॉट। ये एक्सप्रेशन आया है y और x के बीच में। कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है सर? मुझे तो a नजर आ रहा है। ना ना ना, छी छी छी, c नजर आ रहा है सर, साइन है, cos थोड़ी ना है। साइन आ रहा है ना बच्चा? यस सर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। यस सर, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों वेलोसिटी अलग अलग रखी, दोनों से x और y निकाला इंटीग्रेट करके, टाइम के रिस्पेक्ट में करके, और फिर t को एलिमिनेट कर दिया। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो, बहुत टाइम वेस्ट मत किया करो हमारा आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ y इक्वल टू 9x स्क्वायर, ओके, इन सच अ वे दैट x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, तो x वाली डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ओके, इसको vx कह रहे हैं, दिस इज 1/3। ओके ओके, एंड पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का? तो हमने कहा यार जब x में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है y में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन तो 0 ही होगा, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। इतना बात क्लियर है? जो भी है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है और वही मुझे फाइंड करना है। अब मैं कैसे निकालूं? मेरे पास तो ये इक्वेशन है, इसका कुछ कर सकता हूं क्या मैं? मेरे पास y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाना जानता हूं? हाँ, मुझे पता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy बाई
dt, ओके, इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx अपॉन dt। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ जी सर। अच्छा, dx अपॉन dt क्या है? dx अपॉन dt वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जिसका वैल्यू 1/3 दे रखा है मुझे। ओके ओके, तो ये कितना आ जाएगा 18, और dx बाई dt हो जाएगा 1/3, और ये होएगा x, और dy बाई dt क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार कभी कभी। यस सर। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा y डायरेक्शन का। 18/3 कितना आता है? 6 आ जाएगा ये। और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा। dx बाई dt को फिर से क्या बोल देंगे? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जो कि 1/3 है। तो 6/3 कितना आ जाएगा? 2 है किसी ऑप्शन में। अब क्योंकि ये y डायरेक्शन का है ना, क्योंकि ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, तो उसको j कैप लिख दूंगा मैं। इसमें क्या करना है? अरे सर हो गया, क्या बोलते हो, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा x को आपको कैसे ट्रीट करना है। इस क्वेश्चन में अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट ना होती, वेरिएबल होती, तो थोड़ी दिक्कत होती है आपको। फिर आप क्या करते? x का निकाल लेते, इंटीग्रेशन करके आप डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन, y का निकालते, फिर x और y का नेट निकालना पड़ता, जो थोड़ा बड़ा हो सकता था, बट नहीं है, ऐसा पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। अ रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज r व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। आपको बताया हुआ है थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए रेंज बराबर होती है, मतलब 30-60, 20-80, मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो उनके लिए रेंज बराबर होती है। तो 30-60 के लिए रेंज सेम होगी, आपको पता होना चाहिए। ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2u sin थीटा बाई g। अगर मैं u को 2 गुना कर दूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी? आपने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, 2 करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करेक्ट है? यस, डबल हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अभी किसी ने गलती से बी बता दिया था क्या? प्राची, ये बी कैसे बताया तुमने 4 टाइम? पिछले वाले का ओके ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस नुन्नू सा। चलो, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 माइनस थीटा and the range is r, what will be the horizontal range for the angle 45 plus theta। ये दो एंगल है, जरा इनको ऐड करके देखना एक बार। 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, कितना आएगा? 90 डिग्री। क्या वही दो एंगल हैं जिसको 9 थीटा और 90 माइनस थीटा कह रहा था मैं अभी अभी? दोनों का सम 90, इसका मतलब ये दोनों सेम है, इनकी रेंज भी सेम होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो? जो दो एंगल ऐड करने पे 90 डिग्री बनते हैं, मतलब उन दोनों का रेंज बराबर होगा। ओके सर, ठीक है। Question number 9. A projectile thrown with a speed u at an angle theta has a range r on the surface of earth. For same u and theta, the range on the surface of the moon will be। आपको पता होगा gravity at the surface of moon is gravitation at earth डिवाइडेड बाय 6। आपको पता है ना, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम होती है। ओके, तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी होती है बच्चा। तो अगर ग्रेविटी 1/6 हो गई तो रेंज के साथ क्या होगा? इसको 1/6 करोगे तो 6 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका मतलब 6 टाइम हो जाएगी रेंज। समझ आ रहा है? ग्रेविटी इनवर्स प्रोपोर्शन 6 ऊपर भागेगा। हाँ सर, इतना तो आता है हमें। All right, ठीक है। Question number 10. A ball is projected horizontally with a speed of 20 meter per second. All right, what will be its speed after nearly 5 second? 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बता दो। क्या करा इसने भाई ने? एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से। जब भी आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपको पता होगा एक्स डायरेक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 सेकंड के बाद भी एक्स डायरेक्शन की स्पीड तो 20 रहने वाली है, बट जो वाई डायरेक्शन की स्पीड है उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो पहले 0 होगी, फिर 1 सेकंड बाद कुछ, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहले ये बताओ, आफ्टर 5 सेकंड उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? आपने कहा सर ये तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0 थी, एक्सेलरेशन होता है 10, t हो गया 5, तो ये 50 आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं?
कि एक्स डायरेक्शन की स्पीड 20 रहेगी और वाई डायरेक्शन की स्पीड 50 हो जाएगी। तो 20 और 50 का अगर आप अंडर रूट करके स्क्वायर करके निकालोगे तो आंसर 50 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, आई थिंक 54 के आसपास आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, निकाल लेना यार, 50 और 20 का स्क्वायर करके अंडर रूट करके आंसर आ जाएगा। ओके, इतना भरोसा आपके ऊपर मुझे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए जी पढ़िए और करिए। A projectile thrown at an angle 45 degree to the horizontal has a range of 19.6। इसका मतलब ये मैक्सिमम रेंज है, 45 डिग्री पे अगर आप फेंकते हो तो सबसे दूर जाता है। अच्छा, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बताइए सर। आपके ऊपर छोड़ते हैं इसको, बताइए। बोलो 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 डू 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 डू। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा प्रेशर फील किया करो, जल्दी करना है, जल्दी करना है, गलती भी नहीं करनी है, एग्जाम में ऐसा ही लगता है। श्वेता, प्राची, अंकिता, अदिति, बी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई और इसके ऊपर मोहर लगाना चाहेगा? क्या किसी और का भी आ रहा है? अप्रोक्स 10, अप्रोक्स में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19.6, ओके, जी का वैल्यू 10 माना हुआ है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं सॉल्व करके। 45 डिग्री है तो रेंज दी की हाइट दी है, और द हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फॉर्मूला याद है सबको? अब ये मत कहना सर फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा दिल टूट जाएगा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है सर। अब यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1, तो इसको तो 1 कर दो, बात खत्म। रेंज कितनी दे रखी है? रेंज दे रखी है 19.6, ओके 19.6, ग्रेविटी है 10 तो ये 196 हो जाएगा, ओके 196। तो u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 196, ये तो हमें समझ में यहीं से आ रहा है। अब इसने पूछा है क्या? वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? u cos थीटा होती है, याद है ना? अगर आप u वेलोसिटी से किसी को प्रोजेक्ट करते हो थीटा एंगल पे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है हॉरिजॉन्टली u cos थीटा होती है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो थीटा 45 डिग्री है तो cos 45 1/√2 होता है। u का वैल्यू 196 का रूट यहाँ से निकाल लेना, सॉल्व करोगे तो 10 के आसपास आ रहा है, तो वही आंसर मान लें। ठीक है, भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जी सर, इसमें क्या बोल रहा है ये भाई? एक बार पढ़ो, देखो समझ आ रहा है क्या कहता है। A ball rolls off the top of a stairway which is with a horizontal velocity u if the steps are h meter high and b meter breadth and the ball just hit the edge of nth step, the initial velocity of the ball is। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप इसका डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करें। सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे करते करते ऊपर से एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया। तो ऊपर से प्रोजेक्ट करने के बाद nth ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, nth स्टेयरकेस पे जाके हिट करता है, तो आपको u बताना है ना। यस, इनिशियल वेलोसिटी। मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ऐसे करके स्टेयरकेस बन रखे हैं, ऐसे करके बने होंगे। आपने यहां से फेंका और आपने तो हॉरिजॉन्टली u स्पीड से फेंका, रास्ता कुछ ऐसा 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 करके, और फाइनली जाके कहीं पे मान लेते हैं यहां से। इसकी विड्थ कितनी है? ये b है, ये b है। तो अभी इसने कहा है कि nth पे जाके टकराया। nth का मतलब टोटल विड्थ ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ, ऐसे करते करते लास्ट वाला nth हो गया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा इसने? बी कितना? n इंटू बी। और वर्टिकल हाइट कितना ट्रेवल करा इसने? एक का हाइट h है तो NH हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूं? मुझे तो u बताना है। तो यार यहां से लेके यहां तक जाने में सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहिए हम लोग को ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये ग्राउंड से ग्राउंड वाला नहीं है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आता है बेटा? √2h/g होता है, अगर आपको याद हो तो। सेम फॉर्मूला अगर आप सीधा छोड़ देते, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है ना,
तो वाई डायरेक्शन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g आता है, और यहां पे h की जगह में क्या लिख सकता हूं, nh/g। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ ऊपर से ग्राउंड तक, या फिर जहां तक भी ये कह रहा है। ओके ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलती है, जिस रेंज जो कि nb के बराबर है, रेंज होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम से निकलता है। तो वेलोसिटी हुआ u, और टाइम हमने अभी अभी निकाला है √2/g इंटू nh। क्या आपको ये समझ आ रहा है बेटा? अब मैं यहां से u निकाल सकता हूं, इसको सॉल्व कर सकता हूं अंडर रूट समथिंग करके, जो भी आ रहा है जरा बता दो कितना आ रहा है। g ऊपर आ जाएगा और n अंडर रूट में जाएगा, b पे अंडर रूट नहीं आएगा तो b स्क्वायर आएगा अपॉन 2h है किसी ऑप्शन में, g(nb स्क्वायर अपॉन 2h), g(nb स्क्वायर अपॉन 2h) पहला ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे। ओके, तो अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अगर किसी को याद ना आ रहा हो सर ये आप कहां से लिख रहे हो तो पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा। नहीं ना, ठीक है, चलो आगे। ओके जी, चलिए फिर हम मानते हैं कि आपको समझ आ गया और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y = ax - bx स्क्वायर। अब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। क्या होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन? y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या आप लोगों को ये याद आ रही है? इसके लिखने के दो तरीके होते हैं वैसे तो, एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, एक तरीका होता है y = x tan थीटा ब्रैकेट 1 - x अपॉन r। इन दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी इक्वेशन आपके काम आने वाली है, ऊपर वाली या नीचे वाली? तो आपने कहा सर ऊपर वाली ही काम आएगी, नीचे वाले में तो कॉमन वॉमन आ रहा है, इसमें तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पूछा क्या है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ओके, कि इसकी हाइट कितनी है। ओके, हाइट पूछी है हमसे। अब आर वाले से तो काम चलेगा नहीं, तो फर्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। क्या क्या चीजें हमें पता चल रही है, बता सकते हो क्या? हाँ, एक तो पता चल गया कि tan थीटा का वैल्यू a के बराबर है, अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। और b किसके बराबर है? 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b के बराबर है। ये दो चीजें हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करके पता चल गई। बट इसने पूछा है मैक्सिमम हाइट जो इसकी होती है। अब हाइट का फॉर्मूला याद होगा आपको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट जो अटेन करता है भाई। ओके, अब इन फॉर्मूला से ये कैसे निकाला जाए, ये सोचने वाली बात है। ओके, क्या करें? एक काम करते हैं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, शायद कुछ हो जाए। आइए ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, g इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2u स्क्वायर, और यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू आएगा b। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी बताओ, यहां तक सब सही है ना? ओके, अब मुझे तो h चाहिए। h क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं? 2gh पुट कर दूं यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2gh पुट करता हूं, तो ये आएगा g। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू a है तो मैं a स्क्वायर लिख देता हूं यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2gh, तो 4gh आ जाएगा आई थिंक, इज इक्वल टू b। आपसे h ही पूछा है ना। अच्छा, g से g मर गया यार, मार दो। तो h इक्वल टू कितना आया? a स्क्वायर अपॉन 4b है किसी ऑप्शन में, h स्क्वायर अपॉन 4b, सॉरी a स्क्वायर अपॉन 4b का, दिस वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं समझ आया ना?
आ गया पक्का पक्का। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद करनी होनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी समझ आता है आपने दो चीज़ें निकाल दी, और फिर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड वाला जो भी आपके दिमाग में आता है उस हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दें, वेरी गुड। हाँ जी, तो इसमें कंपैरिजन तक समझ आ गया ना कि कंपेयर करके टेन थीटा का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या लिखा है, इतना समझ आता है या दोबारा बताऊं? इसको भी बता दूं, ओके। हाँ जी, तो ये वाली इक्वेशन आपको याद है ना, ये आपको याद है। आपने क्या करा, ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ना y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो x के साथ जो लिखा है उसको a बोल रहे हैं, और यहाँ पे x के साथ जो लिखा है उसको tan थीटा कह रहे हैं। अब इक्वेशन तो एक ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो मतलब a और tan थीटा सेम होने चाहिए। तो आपने a इक्वल टू tan थीटा यहाँ से लिख दिया। फिर आपने देखा यार x स्क्वायर के साथ कुछ बड़ा सा मल्टीप्लाई हो रहा है, g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ सिर्फ b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इस बड़ी सी क्वांटिटी को b के बराबर रख दिया। ओके ठीक है। अब आपको हाइट चाहिए था ये, तो आपने देखा वहां पे होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा है ही नहीं, ऊपर आपके पास tan थीटा मौजूद है, तो आपने इस वाली नीचे वाली इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करा ना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन को स्क्वायर थीटा होके ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया और एक साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। अब ये जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू मैं 2g इंटू एच यहाँ पे रख सकता हूँ, और ये जो ऊपर tan थीटा आया है इसका वैल्यू a के बराबर में रख सकता हूँ, g से g कैंसिल हो जाएगा, और हाइट का फॉर्मूला यहाँ से आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b। एक बार खुद से करके देखना, समझ आएगा। ओके बच्चा, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 14 जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा था हाइट y एंड द डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टाइल इनटू द वर्टिकल प्लेन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। x डायरेक्शन कैसे चेंज होती है टाइम के साथ ये बताया गया है, y कैसे चेंज होती है टाइम के साथ ये बताया गया है। ठीक है, g इक्वल टू 10 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ओके। इनिशियल वेलोसिटी पूछिए, बताओ यार, तुम ही बता दो उसको, तो तुम ही निकाल के बताओ, शायद मेरी जरूरत नहीं है इसमें आपको, जल्दी करो। हाँ जी बताइए। नहीं बताएंगे सर, आप बताओ। क्या करेंगे भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऑप्शन देखना है 10 और 10/3, 10 ऑप्शन सही है बेटा। x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगी विच विल बी 6, टाइम के रिस्पेक्ट में ही करोगे। फिर y डायरेक्शन में y को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आ जाएगी 8 माइनस 10t। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो t को 0 रखना पड़ेगा, ये हट जाएगा मतलब, तो आपकी वेलोसिटी 6 और 8 आएगी, x में आएगी 6 और इसमें आएगी 8। इनका आप अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। इतना तो आप कर ही सकते हैं, समझे? तो मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुंचना है, जिसका एक जरिया डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सर, अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन साथी हो, इसको तो बता ही दो। इसमें तो टाइम मत लगाओ, है ना? ठीक है, मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है, तो उस बच्चे को पता है यार। 16, चलो ये देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। अ क्रिकेट बॉल हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इम्पार्टिंग इट अ काइनेटिक एनर्जी के। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब फेंका था तो के था, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? तो आपने कहा सर जब फेंका था तो आपकी वेलोसिटी u थी और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी u cos थीटा होती है। थीटा है 45, मतलब u बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर बाई 2। इसी को प्यार से k कह रहा है, तो ये k बाई 2 होगा, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सही है ना, हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 17। A projectile has a range r and time of flight t. If the range is doubled, okay, without changing the angle of projection, the time of flight will become. बिना एंगल को चेंज करे आप रेंज को डबल कर रहे हो, इसका मतलब आपने u के साथ क्या किया, u को कितना किया है, स्पीड को।
√2 टाइम्स किया है, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, u स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर करोगे तब जाके डबल होगा, मतलब आप u को √2u कर रहे हो। तो बेटा टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भी √2 टाइम हो जाएगा। नहीं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर आप u को √2u कर रहे हो, अच्छा रिपीट करें, शुरू से रिपीट करो सर, आप पता नहीं क्या बोलते रहते हो मन ही मन में अपने। आइए सर, इसने बोला है कि रेंज कितनी हो गई, डबल हो गई, रेंज r से 2r हो गई और थीटा को चेंज नहीं करा। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो अगर रेंज r से 2r हुई है, इसका मतलब u के साथ क्या हुआ होगा, u का वैल्यू u से √2u हुआ होगा, तभी तो उसको स्क्वायर करके रेंज को डबल किया है उसने। क्लियर हो रहा है इतना कि u को √2u करना है। अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट u के सिंगल पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर u √2 टाइम हुआ है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी √2 टाइम्स हो जाएगी। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। नो सर, यस सर। तो बस आपको ये देखना है कि रेंज के साथ u कैसे रिलेटेड था और टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ कैसे रिलेटेड है, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये तो हमने डायरेक्ट याद भी कर रखा होगा शायद इसका आंसर। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज भली सेम होती है, बट हाइट तो अलग अलग होती है, वही है ना ये वाला। तो दोनों हाइट का रिलेशन और रेंज का रिलेशन ए होता है पक्का। ए होता है कि बी होता है, बी होता है, बी होता है। अगर आप थीटा से फेंकते हो एक बार और एक बार 90 माइनस थीटा से फेंकते हो तो दोनों का हाइट, एक का हाइट h1 होगा, एक का हाइट h2। h1 h2 आप निकाल सकते हो थीटा और 90 माइनस थीटा पुट करके, फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करोगे तो r/4 के ही बराबर आता है। मतलब ये फॉर्मूला, इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद करें, r इक्वल टू √4 h1 h2। h1 क्या है, थीटा वाले एंगल का आपका हाइट, और h2 है 90 माइनस थीटा वाले का। रेंज दोनों की सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 करिए। चलिए सर, इसको हटाते हैं यहां से। An object is projected with a velocity this, बड़ी गंदी सी वेलोसिटी है, from the earth प्रोजेक्ट करा है। The velocity of the object at the maximum height reached by it will be, बताइए सर। इसको अर्थ से प्रोजेक्ट कर दिया है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है बता रहे हैं क्या, तो 0 पे तो करेगा नहीं प्रोजेक्ट, किसी और एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, अर्थ से प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि ऊपर फेंका इसने, भाई हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचती है ना, अर्थ से आपने कुछ प्रोजेक्ट करा है तो मान लो यार ऊपर फेंक दिया सीधा वर्टिकली अपवर्ड। तो अब किसी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होती है, 0। यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में नहीं बन पा रही है, क्योंकि इसने एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं करी। क्योंकि अगर एंगल अलग अलग होगा तो वेलोसिटी उसके हिसाब से बदलती है ना, u cos थीटा होता है इस पॉइंट का स्पीड। अब जब हमारे पास थीटा ही नहीं है तो हम उसको 90 मान रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। Two projectiles are fired from the same point with the same speed at an angle of 60 and 30 respectively. Which one of the following is true? हाँ, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, रेंज बराबर होगी सर। बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछने से क्वेश्चन नहीं बदलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, a body is thrown with a velocity 9.8 meter per second making angle 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after a time, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। बताओ यार, जल्दी बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आप आंसर बता सकते हैं। कोशिश करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ए पक्का ना, 1 सेकेंड। फॉर्मूला इज 2u sin थीटा बाई जी। आप आराम से जी का वैल्यू पुट करो, आपका आंसर 1 सेकेंड आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22, A projectile is fired with a velocity 9.8 meter per second in the vertical direction. ऊपर की तरफ फेंका है उसने। Its velocity after 1 second is given by, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
डायरेक्ट निकलना चाहिए अंदर से आंसर, क्वेश्चन को देखते ही 0। भाई ग्रेविटी 9.8 होती है ना, उसकी स्पीड ही 9.8 है, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी को ग्रेविटी 0 कर देगी। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट बता सकते हो। बाकी किसी का मन है कैलकुलेशन करने का तो वो कर सकता है। The ratio of the minimum kinetic energy of the two projectile of the same mass is 4/1। अच्छा, किसी प्रोजेक्टाइल की, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4/1 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज 4/1। उनका जो रेंज मतलब हाइट है उसका रेशियो 4/1 है। अच्छा, देन द रेशियो ऑफ देयर रेंज वुड बी, उनके रेंज का रेशियो क्या है? क्या बात है, ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं सर जी। कोशिश करिए आप इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, लग जाओ काम पे। क्वेश्चन तो समझ आया ना सबको? 3 लोग जा चुके हैं। तुम लोग को पता है ना कि मुझे ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्लास छोड़ के चला गया है या कौन कंटिन्यूअस है, कौन कब आया कौन नहीं। सबकी अटेंडेंस मेरे पास रहती है, बट मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि मुझे पता है उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसके अंदर क्लास रेगुलर रहने का या क्लास करने का मोटिवेशन नहीं हो, वो नीट के आजू बाजू नहीं घूम पाएगा, ये वो भी जानता है और मैं भी, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता। आप खुद होशियार हैं, क्लास में रेगुलर रहिएगा। बताइए आंसर कितना आ रहा है जल्दी। किसी को तरीका समझ आ रहा है क्या सकते हैं इसमें? काइनेटिक एनर्जी वो भी मिनिमम कहां पे होती है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? हाईएस्ट पॉइंट के मैंने कहा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, चलो ये मान लेते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ये मान लेते हैं, इसकी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी u1 cos थीटा मान लेते हैं 1, और इसकी मान लेते हैं u2 cos थीटा 2। अगर इसको थीटा 1 पे फेंका है, इसको थीटा 2 पे फेंका है, इसको u2 से फेंका है, इसको u1 से फेंका है, तो यही लिखेंगे ना आप। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, मास दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ m तो दोनों का कट जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर करोगे तो आएगा u1 cos स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय u2, अच्छा स्क्वायर इसका भी आएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 4/1। फिर आप दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे, तो अंडर रूट करने के बाद दोनों का स्क्वायर यहां से हट जाएगा और इसका भी कोस का भी स्क्वायर हट जाएगा, और 4/1 का क्या बन जाएगा? 2/1। किसी को कोई दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला था, हाफ m दोनों का कट गया, u1 cos स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर ऊपर नीचे था, तो अंडर रूट करके इतना है। ठीक है, हाँ है ना? चलिए बोलो यस सर। दूसरा क्या बोला है इन्होंने? द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो 2g तो दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, और u का u1 आएगा और इसका थीटा का थीटा 1 आएगा। ऐसे दूसरे वाले का u का u2 आएगा और इसका साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा, ये भी 4/1 है। फिर आप अंडर रूट करोगे तो क्या बचेगा बेटा? u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2/1। ये दो चीजें आ गई। आपको बताना क्या है? देन द रेशियो ऑफ देयर रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब साइन 2 थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 यहां आ जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों की हेल्प से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे ला सकता हूं? कोई तरीका है मेरे पास?
दोनों की रेंज का मुझे रिलेशन बताना है ना, तो r1 लिखूंगा तो ये u1 आएगा, ये sin θ1 आएगा, cos θ1 आएगा, g दोनों में कट जाएगा, 2 दोनों से हट जाएगा, और अपॉन r2 करूंगा तो यहाँ पे आएगा u2 स्क्वायर sin θ2 cos θ2। तो क्या करूं, चलिए बताओ। मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल, तो यही तो आ गया बिल्कुल। मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करते यही साइन कोस ऊपर नीचे आ जाएगा, 1 1 2 2, u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, तो 4/1 ही आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। समझ आया ना? मैंने थोड़ी कुछ कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी कर दी, आप करके देखना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। In case of projectile motion of two projectile P and Q are projected with the same speed at an angle 30 and 60, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मेहरबान है भाई हमारा, respectively the to the horizontal, then तो क्या सही है? हाइट ज़्यादा होगी, टाइम कैसे बराबर होगा? टाइम बराबर हो ही नहीं सकता कभी। अगर थीटा 90 माइनस थीटा है तो टाइम बराबर नहीं होता, tan थीटा होता है बल्कि रेशो। और किसका टाइम ज़्यादा होगा? जिसका एंगल थीटा है या जिसका 90 माइनस थीटा है, मतलब जिसका 30 है या 60 है। तो आपने कहा 60 वाले का ज़्यादा होगा, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। आप करके देख सकते हैं। जिसका एंगल छोटा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट छोटा होगा, क्योंकि 2u sin θ/g होता है। अब थीटा जिसका ज़्यादा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। और हाइट, तो जिसका एंगल छोटा है उसकी हाइट छोटी होगी, जिसका एंगल बड़ा है उसका हाइट बड़ा होगा। तो आप बता ही सकते हैं 30 डिग्री वाला ऐसा जाता है और 60 डिग्री वाला ऐसे जाता है। तो इसका रेंज तो दोनों का सेम ही होगा, रेंज का कोई ऐसी अलग नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका। Question number 25. The coordinate of a moving particle at an time t are given by this. X coordinate दे रखा है, Y coordinate दे रखा है, speed of the particle at time t, speed पूछा है। क्या करेंगे? X और Y डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए। दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, X का वेलोसिटी आ जाएगा, Y का वेलोसिटी आ जाएगा, फिर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड कर दूंगा। करो सर। तो वेलोसिटी इन X कितनी आएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद? तो ये आएगा 4at⁻³ Vy कितना आएगा? ये आएगा 4bt³। अब क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, ऐड करो, तो देख लो यार कौन सा आ रहा है। अच्छा, t पे बताना है तो t³ भी बाहर आ जाएगा, 4t³ √a² + b², यही आ रहा है। डी ऑप्शन है ना, यही आ रहा है ना? यस, आगे चले। नेट निकालने के लिए √vx² + vy² करना पड़ेगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वेलोसिटी तो निकाल ही चुके हैं, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन आ जाएगा x डायरेक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देना तो 12at², और एक्सेलरेशन इन y कितना आएगा? 12bt²। तो एक्सेलरेशन भी आ गया, वही है 12t² बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना? आसान है ये तो। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। A stone A and B projected with a speed u and √2u, अलग अलग स्पीड के साथ है। ओके, attain the same maximum height, दोनों हाइट सेम होती है। ओके, if stone A is thrown at an angle 60 with horizontal, then the approximate angle of projection of stone B will be, तो दोनों का हाइट सेम है, मतलब u² sin² θ/2g, वो तो कट ही जाएगा दोनों में से। तो पहले का एंगल और पहले की स्पीड, ऐसे ही दूसरे का u2² sin² θ2। θ1 का वैल्यू 60 दे रखा है, स्पीड एक का है, u एक का है √2u, इसका वैल्यू 60 है। तीन चीज़ों का वैल्यू पता है, पुट कर दो, θ2 निकाल लेना यहाँ से, और आप वैल्यू जब निकालेंगे तो sin θ2 लगभग 0.6 के आसपास आएगा, विच इज 37 डिग्री। आप सॉल्व करके देख लेना एक बार, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। आपने दोनों का हाइट बराबर करा है, 2g कट गया तो मैंने लिखा भी नहीं है। एक का एंगल 60 है, दूसरे का फाइंड करना है। u1 u2 आपको ऊपर दे रखा है, कर लोगे ना? हाँ या ना? कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, ये कोई क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद विच द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके,
ये कह रहा था एंगल प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब एच मैक्सिमम जो वो कर रहा है किसके बराबर हो, इक्वल टू द रेंज आर के बराबर हो। करके बता सकते हो कितना है आंसर? हाँ जी, अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। हाइट को रेंज के बराबर फॉर्मूले से रखो। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। g से g कैंसिल हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आया, टेन थीटा है ना, टेन थीटा ही आया। और टेन थीटा का वैल्यू कितना आया? 4 के बराबर आया क्या? टेन थीटा का वैल्यू 4 आ रहा है, तो एंगल कितना होगा? टेन थीटा का वैल्यू 4, तो बड़ा घिनौना आदमी है। 90 तो होने से रहा, 60 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, तो 76 ही बैठेगा। फिर तो 70 जो भी अजीब सा लग रहा है वही आंसर ठीक है इसका मतलब। वैसे हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितना होता है। 1076 देखें कितना होता है, एक बार चेक करते हैं। 1076, अरे नहीं यार 4 नहीं है, 1076 तो 0.6867 आ रहा है यार। क्या हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं? वन बाई 4 है, क्यों है 1/4 वैसे? फोर ही आ रहा है, 1/4 थोड़े ना आ रहा है। फॉर्मूला उल्टा तो लिख दिया हमने, हाइट का फॉर्मूला सही लिखा है यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बिल्कुल सही है, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ठीक है, g ठीक 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 वो कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज 10। 4 ही आ रहा है वैसे तो बच्चा, 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देख लेते हैं आंसर, इसमें क्या दे रखा है 29 पर चेक करने में क्या जाता है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन नंबर है 29। कुछ और ही चल रहा है क्या? नहीं 28, मैं भी लुल हूं एकदम। 4 ही आ रहा है, 10 इनवर्स 4 का वैल्यू 76 होता है। बात तो सही है, आंसर तो ठीक कह रहा है, इसका मतलब मैंने गलत वैल्यू निकाल दी। यार इसने रेडियन में लिखा हुआ है 76, डिग्री में नहीं लिखा। छी, 1076 डिग्री करेक्ट, 4.3 समथिंग आ रहा है 77 का, एकदम सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। टेक अ चिल पिल, वी आर करेक्ट। अब 60 डिग्री, क्योंकि 1060 का वैल्यू हमें पता है 4 तो नहीं होता है, 1045 का वैल्यू 1 है, हमें पता है 4 तो नहीं होता, और 90 का हमको पता है ये भी नहीं होता है, तो 76 ही बैठा, तो 76 अराउंड 4 आता होगा, तो हमने अंदाजे से लगाया आंसर, विच इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, चले आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाँ जी सर, चलिए, x दे रखा है, y दे रखा है, और क्या पूछा है?
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकंड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो एक्स का, फिर ऐसा ही वाई के साथ करो, फिर दोनों में टाइम का वैल्यू पुट करो। उसके बाद अच्छा वाई में तो मुझे लग रहा है 0 ही हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। वाई में तो एक्सेलरेशन बचेगा ही नहीं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5t का 5 हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 भी चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन सिर्फ x में बचेगा। कितना बचेगा? 7t का 7 भी चला जाएगा, 8t 8 आएगा आंसर। देखना जरा 80 आ रहा है क्या, चेक करो। आ रहा है 8 सबका। y में कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगा, x में एक्सेलरेशन 8 ही रहेगा, जो कि टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे टाइम कोई भी दे देता वो, क्योंकि टाइम तो हट ही जाएगा ना, बचेगा ही नहीं टाइम हमारे पास। तो वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 8। किसी भी टाइम पे पूछता आंसर 8 ही आता। क्वेश्चन नंबर 30। जी सर बताइए। थियोरेटिकल है, सोचो बताओ। एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर है, दोनों को हॉरिजॉन्टली क्लिप से फेंका है, इक्वल वेलोसिटी। विच स्फीयर रीच फर्स्ट ऑन अर्थ? कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली सॉलिड पहुंचेगा। क्यों? भारी है ना वो, क्या बोलते हो? सी। ऐसा क्यों बोला तुमने अक्षिता? सी क्यों बोला? इसके पीछे आपका क्या तर्क है? एक्सप्लेन करो। मास इंडिपेंडेंट, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ग्रेविटी सब पे बराबर लगती है, हाथी गिरे चाहे चूहा, दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। ग्रेविटी सबके लिए 9.8 है, सबकी स्पीड 0 से 1 सेकंड बाद 9.8 होती है, फिर अगले टाइम बाद वही 18 समथिंग जो भी 19 समथिंग होती है। मतलब सबकी स्पीड कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है, सब सेम टाइम पे नीचे पहुंचते हैं। अगर मास कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ स्फीयर साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। 30 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए, 10 क्वेश्चन इसमें भी और रह गए हैं, और इन सब का सॉल्यूशन आपके पास है, आप आराम से देख सकते हैं जो फाइल मैंने भेजी है, ठीक है।